हाँ, लास्ट लैब में हमने देखा था कि एक साइन वेव को ऑसिलोस्कोप पे हमने कैसे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करना है। तो उनमें से एक पैरामीटर हमने टाइम एक्सिस पे भी देखा था, टाइम पीरियड वगैरह मेजरमेंट, और इसके अलावा टाइम एक्सिस का स्केल कैसे देखना है, और इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी। तो वो चीज़ें इस टाइम पे यहाँ पे यूज होंगी, फाइंडिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन वेव्स। ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होता है कि प्रैक्टिकली जो हमारे सप्लाई आ रही होती है 50 हर्ट्ज पे, तो जो लोड आगे हमारे लगे होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो सप्लाई जिन लोड्स को सप्लाई दे रही होती है वो 3 टाइप के लोड्स होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, फिर होते हैं कैपेसिटिव लोड, और फिर होते हैं इंडक्टिव लोड। अब इनके नेम से पता लग रहा है, रेजिस्टिव लोड वो है जो कि एक किस्म की आप कह लें कि रेजिस्टर को, उनका जो बेसिक पावर डिसिपेशन का प्रिंसिपल है ना, वो एट द बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके देखें तो वो एक रेजिस्टर से मिल रहा है, यानी कि उसमें कोई रिएक्टिव पावर नहीं कंज्यूम हो रही। पावर 2 टाइप की होती है, एक एक्टिव पावर एक रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का जब वेक्टर सम लेते हैं तो वो हमारी टोटल ओवरऑल पावर जो सी कंसीडर होती है, अपेरेंट पावर। ठीक है। रेजिस्टिव लोड जो सी है इसमें सिर्फ एक्टिव पावर यानी कि जो वॉट्स में पावर होती है सिर्फ वो इस्तेमाल हो रही होती है। रेजिस्टिव लोड्स के अंदर सिर्फ वॉट्स में पावर डिसिपेट हो रही होती है। कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड में वॉट्स में भी पावर डिसिपेट हो रही थी, इसके अलावा एक और पावर होती है रिएक्टिव पावर, वो भी डिसिपेट हो रही होती है। इनके बारे में डिटेल जो स्टडी है वो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़नी है, यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो इन लोड्स में क्या डिफरेंस है कि रेजिस्टिव में सिर्फ एक्टिव पावर आ रही है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव में रिएक्टिव पावर भी आ रही है। अब इससे क्या होता है, इससे प्रैक्टिकली क्या हो रहा था असल में, कि हर लोड ने एक वोल्टेज ड्रॉ करना है, एक करंट लेना है। हर लोड को वोल्टेज अप्लाई होता है हर लोड पे, और वो करंट ड्रॉ करता है आपकी वापडा के सिस्टम से, या आपने कोई उसको पावर सप्लाई दी है उस पावर सप्लाई में से, या कहीं से भी जब भी आप उसके क्रॉस वोल्टेज देंगे सर्किट क्लोज होगा तो वो करंट ड्रॉ करेगा। अब साइनोसाइडल के केस में क्या होता है कि ये इस तरह का आपने वोल्टेज दिया। ठीक है। इस तरह का जब आपने वोल्टेज दिया है तो आपका करंट भी इसी तरह का ड्रॉ होना है। ठीक है। ये आपका वोल्टेज, ये आपका करंट, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है करंट भी वैसे वैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इसका इनका एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, लेकिन बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है। ठीक है। अब जब आपने रेजिस्टर के केस में वोल्टेज दिया है, तो रेजिस्टिव लोड के केस में तब क्या होता है कि आपके रेजिस्टिव लोड के केस में आपने वोल्टेज दिया है, और फिर वो जो करंट ड्रॉ होगा ना वो एग्जैक्ट ऐसे ही ड्रॉ होगा कि वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म है ना उनके अंदर कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा। जिस पॉइंट पे जैसे ही वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा साथ ही उसी पॉइंट से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज डाउन होने लगेगा साथ ही करंट डाउन, ये वेव एक दूसरे के ऊपर स्केलें सुपर इम्पोज हो जाती हैं। अगर हम वोल्टेज और करंट दोनों की वेव को लदा लदा मेजर करें, फिर ऑसिलोस्कोप पे ऑप्शन होती है एक वक्त में एक से ज्यादा चैनल्स पे एक से ज्यादा वेव्स देखने की, तो फिर उन वेव्स की अगर सेटिंग करें, उन दोनों का सेंटर सेम कर दें, तो वो वेव्स एन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, वो लगेगा जिस तरह एक ही वेव है। ठीक है। अगर हम प्योर रेजिस्टिव लोड को हमने एसी सप्लाई दी है। अगर कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड हो जाता है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेव है ना, वोल्टेज की जो आपकी वेव है, ये फॉर एग्जांपल आपकी वोल्टेज की वेव इस तरह आ रही है। अगर आगे जो लोड है वो कैपेसिटिव इन नेचर है या इंडक्टिव इन नेचर है, तो आपकी जो वेव है वो एग्जैक्ट उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। या तो वो करंट की वेव उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो रही होगी, ये करंट की वेव इस तरह होगी, या फिर करंट की वेव इस तरह होगी। अब आप नोटिस करें ये ब्लू वाली वेव जो हमारी एक्चुअल वोल्टेज की वेव है उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो रही है, ये देखें।
ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है जीरो एक्सिस के, और ये देखें उससे पहले स्टार्ट हो रही है। ये टाइम एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस है। तो ये वेव की स्टार्टिंग कहाँ है कि पहले स्टार्ट हो गई है, और जो है अपना वोल्टेज की वेव बाद में स्टार्ट हो रही है। इसी तरह ये जो ग्रीन लाइन है अगर आप देखें तो ये ग्रीन में क्या है कि वोल्टेज की वेव पहले स्टार्ट थी, ग्रीन बाद में स्टार्ट होगी। ये इंडक्टिव लोड के केस में होता है। ये हमारा इंडक्टिव लोड के केस में होता है। और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा कैपेसिटिव लोड के केस में होता है। अब हाँ जी, किसी ने पूछना है कुछ? अच्छा, अब कैपेसिटिव लोड के केस में इसलिए इस तरह होता है कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। उसमें ऑलरेडी चांसेस हैं कि ऑलरेडी जब एक वो सिस्टम में रनिंग में लगा, फर्स्ट टाइम नहीं सर, रनिंग में लगा हुआ है कैपेसिटर, और रनिंग में हम इस सिस्टम को देख रहे हैं। हम इसको इस टाइम नहीं देख रहे कि जब आपने बिल्कुल सप्लाई ऑन की है, नहीं। इस मैम कैपेसिटर, हाँ जी, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। हाँ जी, हाँ जी, लीड करता है। मैं उसी साइड पर भी जा रही थी। अभी कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर सिस्टम में लगा हुआ है, ठीक है। ये एक सिस्टम का हमने रनिंग मॉडल लिया हुआ है कि ऑलरेडी कैपेसिटर लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, पहले से सप्लाई भी आ रही थी, बीच में एक पॉइंट लिया हमने, उसमें देखा कि जहां से साइन वेव का जीरो स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज का, करंट का जीरो से थोड़े से पहले स्टार्ट हो रहा है। अब इसका क्या होता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो ऑलरेडी चार्ज हुआ होता है एट सम पॉइंट, ठीक है। उसको इस टाइम से पहले ये कॉन्टिन्यूस है ना, चूंकि वेव, ये तो मैंने बीच में से एक पोर्शन ड्रॉ किया कॉन्टिन्यूस है वेव, इससे पहले जब वेव आई थी तो एक पॉइंट से कैपेसिटर चार्ज हुआ होता है। तो वो आपकी एक्चुअल वोल्टेज अप्लाई करने से पहले भी वो सर्किट में करंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो करंट है ना, अगर ये कॉन्टिन्यूस इसका साइकिल आ रहा है तो जो इसका करंट है वो आपके एक्चुअल वोल्टेज साइकिल से पहले आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये करंट लीड कर रहा है, ठीक है। लीड से मुराद यानी कि कोई चीज अगर लीड कर रही हो, आप लीडर है, कोई गाड़ी लीड कर रही है तो वो क्या करी, गाड़ी सबसे आगे है तो हम कहेंगे ये गाड़ी लीड कर रही है। गाड़ियों का ग्रुप जा रहा है उसमें सबसे आगे एक गाड़ी है तो हम कहेंगे ये गाड़ी लीड कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह इसको कहते हैं हम ये लीड कर रहे हैं, यानी कि ये वोल्टेज सिग्नल से पहले आ रहा है। तो कैपेसिटिव लोड में करंट लीडिंग होता है। प्रैक्टिकली आपके कैपेसिटिव लोड्स कम होते हैं। कैपेसिटर्स को कई दफा हम खुद इंस्टॉल करते हैं, वो मैं बताती हूँ क्यों इंस्टॉल करते हैं। वैसे आमतौर पे आपके कैपेसिटिव लोड्स काफी प्रैक्टिकली कम ना होने के बराबर होते हैं जो हमारे सिस्टम के साथ लगे होते हैं। अब जो इंडक्टिव लोड है इसमें क्या होता है कि वोल्टेज देने के थोड़ी देर बाद करंट आना शुरू होता है, करंट ड्रॉ करने लगता है, ठीक है। आपकी आउटपुट वोल्टेज पे थोड़ी देर बाद आने लगता है, इसलिए कि जो आपका इंडक्टर है ना वो एक किस्म का, आसान लफ्जों में कह लें कि करंट स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि करंट स्लोली बिल्डअप होता है। इंडक्टर के क्रॉस अचानक नहीं करंट आ सकता, जिस रजिस्टर के क्रॉस आता है, ठीक है। उसके क्रॉस करंट स्लोली बिल्डअप होता है तो उसको कह लेंगे एक किस्म के करंट से चार्ज होने की जरूरत होती है। ये मैं बिल्कुल कोई लेमैन वर्ड्स यूज कर रही हूँ, आप आगे जाके थ्योरी में पढ़ेंगे या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये एग्जैक्टली यूं नहीं हो रहा होता। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपको वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि इंडक्टर में करंट स्लोली बिल्डअप होता है, उसकी वजह से जो इंडक्टर का करंट है ना वो बाद में एक कह लें किस्म की उसकी जो वेव है ना वो बाद में शो होने लगती है। तो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग का मतलब पीछे रहना। तो ये आपका जो इंडक्टर का करंट है ये आपके वोल्टेज के करंट के पीछे रह रहा है, ठीक है। आप लोग ना टाइम से प्लीज ज्वाइन कर लिया करें। अब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ ना, मुझे बीच में बार बार बच्चों को एडमिट करना पड़ रहा होता है तो उससे फिर लेक्चर का फ्लो जो है ना वो अफेक्ट होता है। तो सब लोग कोशिश किया करेंगे टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कही थी कि जो इंडक्टिव लोड होते हैं उनमें करंट थोड़ी देर बाद, चूंकि इंडक्टिव नेचर होती है उनकी, जरूरी नहीं उनके अंदर इंडक्टर लगे हों एग्जैक्टली जिस तरह के बाजार में इंडक्टर मिलते हैं, ठीक है। लगे भी हो सकते हैं लेकिन वैसे उनके अंदर कोई कॉइल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जिससे ओवरऑल उनकी इंडक्टिव नेचर हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि करंट वो की वेवफॉर्म, वोल्टेज की वेवफॉर्म के बाद स्टार्ट होती है, तो इसको हम कहते हैं ये करंट लैग कर रहा है। लैग का मतलब पीछे रह गया, ठीक है। वोल्टेज पहले आ गया और ये करंट बाद में आया, तो ये वोल्टेज इज करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। तो इंडक्टिव लोड के केस में ये लैग कर रहा होता है। अब ये लीडिंग और लैगिंग का पता लग गया है कि जो लीडिंग है
वो कैपेसिटर के केस में होता है करंट, और वो आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म से पहले उसकी वेवफॉर्म स्टार्ट होती है। अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म के बाद उसकी वेवफॉर्म स्टार्ट हुई तो वो इंडक्टिव लोड है और वो लैगिंग करंट है। ये मोस्टली हमारी सारे सिस्टम के साथ इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। ये जितनी इंडस्ट्री में मशीन्स हैं, आपके वाटर पंप्स हैं, मशीन्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, एसी हैं, पंखे, ये सारी चीजें जो है ये इंडक्टिव लोड के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अब फेज डिफरेंस क्या चीज है कि कितना डिफरेंस है, कितनी देर बाद या कितनी देर पहले आपकी करंट की वेवफॉर्म आई है, कितना लैग कर रहा है या कितना लीड कर रहा है, ये इस चीज को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये यहाँ पे टाइम एक्सिस है, ठीक है। अगर हम डिग्रीज में प्लॉट करते वेव को, जैसा हमने किया था पिछले लैब्स में, तो तभी हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिग्रीज रखने थे ना। लेकिन अब जो फेज डिफरेंस है ना, इसको हम टाइम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको एंगल्स में कैलकुलेट भी करते हैं और एंगल में ही लिखा होता है। कहीं भी फेज डिफरेंस हो, सारी कैलकुलेशंस में या रिप्रेजेंटेशन में एंगल में ही यूज होता है कि ये 30 डिग्री फेज डिफरेंस है या 20 डिग्री फेज डिफरेंस है, 60 डिग्री फेज डिफरेंस है, ये इस तरह एंगल में शो होता है। अब जो लेकिन रियल लाइफ में मेजरमेंट्स आ रही होती हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर, वो टाइम स्केल में आ रही होती हैं। तो फेज डिफरेंस की जो कैलकुलेशन है वो टाइम स्केल से डिग्रीज में कैसे आना है, ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी फिर इसके डिटेल्ड मैनुअल है, उसको फिर मैं आप लोगों को सेंड कर लूंगी, तो वो फिर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक बस ये देख लेते हैं कि दो वेव्स हैं, उनके दरमियान एक टाइम डिफरेंस है। क्योंकि ऑसिलोस्कोप पे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में यही देखा था कि ऑसिलोस्कोप पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम स्केल होता है, और उस पे टाइम पीरियड और इस तरह की चीजें या टाइम की एक्सिस के हिसाब से हम कुछ भी टाइम रिलेटेड मेजर कर सकते हैं। तो इसमें अब हमने किस तरह अगर करना है, ये फॉर एग्जांपल ऑसिलोस्कोप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे अब आपने दो मेजरमेंट्स लिए हैं ऑसिलोस्कोप के साथ, एक उसकी चैनल 1 के साथ, एक चैनल 2 के साथ। ठीक है, चैनल 1 पे इस तरह की वेव आ रही है, एग्जैक्ट तो इस तरह की नहीं है, ये थोड़ी सी अंदाजन इस तरह की वेव आ रही है चैनल 1 पे। ठीक है, चैनल 2 के साथ आपने कनेक्ट किया है करंट वाला मेजरमेंट, तो चैनल 2 पे आपकी मेजरमेंट आ रही है इस तरह की। अब आपको कहा जाता है कि इन दोनों का फेज डिफरेंस फाइंड करें। ठीक है, तो अब आपने फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, ये मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर दिया। आमतौर पे करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो इस ड्राइंग को सिर्फ फेज डिफरेंस कैलकुलेशन के रेफरेंस से इस्तेमाल करें, बाकी ये टू द स्केल नहीं है। ठीक है, अब ये पहले तो ये बताएं कि ये करंट लैगिंग है कि लीडिंग है। मैम लैगिंग है। हाँ जी, बिल्कुल लैगिंग है। ठीक है, आपने किस तरह चेक करना है कि आपने किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज की वेवफॉर्म देख लें कहाँ से जीरो एक्सिस को क्रॉस करी है, किसी भी जगह पे यहाँ पे क्रॉस करी है। अब बिल्कुल उसी जगह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें कि करंट की वेव उसके बाद आ रही है उससे पहले आ रही है। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया जाएगा ये लीडिंग है या लैगिंग। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि ये फाइंड कैसे करना है। अब फाइंड कैसे करना है कि इसके लिए आपको एक चीज चाहिए, टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस को मैं टी डी कह देती हूँ, टी डी है आपका टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या चीज है कि जीरो एक्सिस को किस जिस आपने जिस पॉइंट पे आपका वोल्टेज है, वोल्टेज वेव, उसने एक पॉइंट ऐसा होगा टाइम पॉइंट इन टाइम जिस टाइम उसने जीरो एक्सिस को क्रॉस किया, फिर एक पॉइंट इन टाइम होगा जिस टाइम आपकी करंट वेव ने जीरो एक्सिस को क्रॉस किया। ठीक है, इसको मैं T1 कह देती हूँ, इसको मैं T2 कह देती हूँ। ठीक है, एक पॉइंट इन टाइम होगा जिस टाइम पे आपकी
वोल्टेज एक्सिस ने वोल्टेज वेव ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस किया टाइम एक्सिस को, और एक पॉइंट ऐसा होगा जब आपकी करंट वेव ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस किया। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमारा टाइम डिफरेंस होगा, ठीक है। इन दोनों वेव्स के दरमियान का टाइम डिफरेंस के कितनी देर बाद करंट की जो वेव फॉर्म है उसने वोल्टेज की वेव फॉर्म को कितनी देर बाद क्रॉस किया, ठीक है। कितनी देर बाद उसी पॉइंट को क्रॉस किया जहां पे जिस पॉइंट पे पहले वोल्टेज की वेव फॉर्म थी, करंट की वेव फॉर्म कितनी देर बाद आई है वोल्टेज की वेव फॉर्म के, ठीक है। इसमें रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से हम मेजरमेंट शुरू करनी है वो हम वोल्टेज की वेव फॉर्म का पॉइंट लेते हैं किस टाइम पे वो जीरो एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद कितनी देर बाद देखते हैं कि उसी जीरो एक्सिस को हमारी करंट की वेव ने क्रॉस किया था। अब ऑसिलोस्कोप पे ये टाइम मेजरमेंट करना बहुत आसान है। ये किस तरह होगी मेजरमेंट, कोई बता सकता है कि ये कैसे पता लगेगा ये टाइम 1 और 2 के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये कितनी टाइम का डिस्टेंस है ये वाला? T2 - T1 करेंगे, वोल्ट पर डिवीजन के हिसाब से पहले T1 मालूम करेंगे फिर T2। हाँ जी, अगर हम मतलब कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हो, ये हमारे पास ग्राफ दिया हो तो हम ऐसे ही करेंगे, T1 पे टाइम देखेंगे, T2 पे टाइम देखेंगे और उसको आपस से माइनस करेंगे। लेकिन ऑसिलोस्कोप पे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ना दिया होता, ना हमें T1 और T2 कुछ तरह कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी से हमने रखा होता है, उसमें सिर्फ एक स्केल दिया होता है, ठीक है। याद करें पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक स्केल दिया होता है, स्केल की सेटिंग हम खुद कर सकते हैं। उसमें क्या होती है, यूं करके एक नॉब होती है, ठीक है, उसके ये सेटिंग हो सकती है, यहाँ पे डिफरेंट लिखा होता है, 2 मिली सेकेंड लिखा होगा, 5 मिली सेकेंड लिखा होगा, 1 सेकेंड लिखा होगा, 2 सेकेंड लिखा, ठीक है। ये नॉब को हम घुमाते हैं, तो जब ये नॉब को घुमाते हैं, जिस सेटिंग में हम नॉब रख देते हैं ना, उसका क्या मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स उसके इक्वल है, उस कितने वैल्यू वोल्ट के को? इक्वल है। हाँ जी, जो वोल्टेज है वो वर्टिकल बॉक्सेस में, और जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस है ना उसमें टाइम स्केल की सेटिंग होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 मिली सेकंड पे सेट करती हूँ, इसका मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स है ना, ये 5 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बात याद आ गई है ना सबको? आ गई याद ये जी बात? जी लास्ट जी। लेक्चर में हमने की थी, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा लेंगे, हमने ये चेक करना है कि ये दोनों का टाइम डिफरेंस है ना, ये कितने बॉक्सेस को कवर कर रहा है, उस हिसाब से हमें टाइम डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। हमारी मर्जी है, हम इसको 0 लेके, इसको 0, इसको 5, इसको 10, इसको 15 कंसिडर कर लें, हमारी मर्जी है। चाहे हम यहाँ पे 0 ले लें, इसको -5, इसको -10, ये तो वो जब हमने ग्राफ आउटपुट पे देना है, ये हमने अपनी मर्जी से उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यूज। लेकिन प्रैक्टिकली असल में क्या है, जो हमें सही प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जो हर बॉक्स है ना हॉरिजॉन्टल साइड पे, ये एक 5 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये 1 1 सेकंड पे सेटिंग है तो फिर ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 2 मिली सेकंड पे सेटिंग है तो ये फिर हर बॉक्स 2 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आप एज्यूम कर लें कि 5 मिली सेकंड पे सेटिंग है, तो इनका आपस का जो टाइम डिफरेंस है, अगर 5 मिली सेकंड पर डिवीजन पे सेटिंग है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की 5 मिली सेकंड पर डिवीजन पे सेटिंग है, तो फिर ये आपका टाइम डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 5 मिली सेकंड के इक्वल, ठीक है। चूंकि आपकी वेव, दोनों वेव्स के दरमियान कितना गैप है? 1 बॉक्स का गैप है। अगर आपकी जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट हो रही है आपकी वेव, तो ये आपका अंदाजन कितना है? 1.5 बॉक्सेस का गैप है। ऐसे ही है ना टाइम डिफरेंस 1.5 बॉक्सेस का है, ये ब्लू वाले की केस में। यस मैम। ब्लू वाली के केस में जो टीडी है ये आपका 1.5, या मैं बॉक्स लिख देती हूँ, ठीक है, मैं इसको बॉक्स कह रही हूँ, ये आप इसको स्केल कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। ये 1.5 बॉक्स के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि ये 1.5 और एक बॉक्स की कितनी रिप्रेजेंटेशन थी? 5 मिली सेकंड, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मिली सेकंड, तो ये फिर कितने हो जाएगा? 7.5 मिली सेकंड टाइम डिफरेंस हो जाएगा इस ब्लू वन वेव की केस में, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने सिलोस्कोप से देख के तो टाइम डिफरेंस देख लेना है कि कितना होगा, उसके हॉरिजॉन्टल स्केल को देख के कि सेटिंग क्या हुई हुई है हॉरिजॉन्टल स्केल की। अब जब आपको टाइम डिफरेंस का पता लग गया है तो उसको आपने डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है?
आपका जो टोटल टाइम पीरियड है वेव का, वो आमतौर पे 50 हर्ट्ज के हिसाब से होगी अगर आपने मेन सप्लाई से चेक कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपने फंक्शन जनरेटर से वेव की है तो वहां पे आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट की है वहां से भी आपको पता लग जाता है। वन जो फ्रीक्वेंसी आपने 40 हर्ट्ज कर दिया तो आप 1/f करके वहां से भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से भी वेव्स का देख के आपको टाइम पीरियड पता लग जाएगा। आप किसी भी वोल्टेज या करंट वेव फॉर्म का टाइम पीरियड पता कर लें, टाइम पीरियड दोनों का टोटल टाइम पीरियड सेम होगा। स्टार्टिंग टाइम में बेशक फर्क आ रहा हो लेकिन टोटल जो टाइम पीरियड है ना दोनों वेव्स का वो सेम ही होगा। जिस तरह ये ग्रीन का टोटल टाइम पीरियड 1 2 3 4 बॉक्सेस पे है, रेड का भी 1 2 3 4 बॉक्सेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल टाइम पीरियड इसका देख लेना है। टोटल टाइम पीरियड आपको मल्टीपल तरीके से पता लग सकता है। एक तो जो आपने इनपुट वेव दी है उसका हो सकता है आपको पैरामीटर्स को ऑलरेडी पता हो कि ये किस फ्रीक्वेंसी की वेव मैं दे रहा हूँ, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप 1/f करेंगे तो टोटल टाइम पीरियड टी आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा। इस वेव के केस में टोटल टाइम पीरियड है आपका 20 मिली सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड आप ग्राफ ऑसिलोस्कोप को देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने करना सीखा था। और ये भी है कि आपको ऑलरेडी हो सकता है पता ही हो कि आप फंक्शन जनरेटर से दे रहे हैं, जहां से भी सप्लाई दे रहे हैं वहां से आपको फ्रीक्वेंसी का पता हो तो 1/f करके आप टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको टाइम डिफरेंस को हमने डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आप ये देखें कि ये जो टोटल टाइम पीरियड टी है ये 360 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा ही है ना कि अब वेव एक अपना साइकिल 360 डिग्रीज में कंप्लीट करती है, ये आप सबको पता है। ये हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उससे भी हमें पता लगा था कि जो हमारी एक साइन वेव है ना वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज में कंप्लीट करती है। ठीक है, अब टोटल टाइम पीरियड भी यही, उसकी भी वही डेफिनेशन है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले जब आपकी वेव चुन सी है। तो आपका जो टोटल टाइम पीरियड है वो कह लें 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि 5 मिली सेकेंड कितने डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही हमारी कैलकुलेशन है ना, यही हमारा मकसद है। तो ये बेसिकली क्या एक किस्म का इसको यूनिटरी मेथड कहते होते थे, हम लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर 10 ऑरेंजेस 5 रुपए के आए हैं तो 15 ऑरेंजेस कितने के होंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को याद हो, रिकॉल करें, ये मैथमेटिक्स का एक तरीका है कि आपने 10 पेंसिल्स खरीदी हैं 20 रुपए की तो 5 पेंसिल्स कितने की आएंगी। ठीक है, इसी तरह का ये है कि अगर टोटल टाइम पीरियड 360 डिग्री है तो 5 मिली सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका क्या फॉर्मूला होगा। इस तरह कैलकुलेट करेंगे 5 मिली सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, ये आपका वही जो पहले फॉर्मूला होते थे जब हम छोटी क्लासेस में पढ़े थे कैलकुलेशंस कैसे करनी है कि ये एक क्वांटिटी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसी रिलेशन के हिसाब से दूसरी क्वांटिटी का नंबर। ठीक है, तो इसको मैं अब उसमें फॉर्मूला के हिसाब से भी एग्जैक्ट बता देती हूँ कि ये क्या बनता है। तो जो हमारा फेस डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय टी डी। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस। तो ये हमारा ऑरेंज वाली वेव, ये ग्रीन वाली वेव के केस में क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 मिली सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 मिली सेकेंड। तो ये 20 मिली सेकेंड आपस में कैंसिल हो गया, ये 360 इंटू 5/20। हाँ जी, क्या आंसर आएगा। जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, मैम 90 आएगा। 90 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 8, ठीक है, ये 90 आ जाएगा इसका आंसर, 90 डिग्री। तो ये आपने फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है कि 90 डिग्रीज
आपका फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी दो वेवफॉर्म्स को ऑसिलोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे, उनका पहले टाइम डिफरेंस देख लें ऑसिलोस्कोप का स्केल देख के, और फिर उस टाइम डिफरेंस को ये फॉर्मूला लगाएं 360 डिवाइड बाई टी इंटू टी डी। ठीक है, तो ये आपके पास फेज डिफरेंस कैलकुलेशन आ जाएंगी। इसका मैनुअल इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो फिर आप उस पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके तो उसको फिल कर लीजिएगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इस टाइम पे? चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये क्लास को एंड करते हैं।